बच्चों, आज हम लेकर आए फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर मोशन के बारे में पढ़ा था और उसके अंदर से उसके 4 टाइप थे और हमने पहले को समझा था। पहला टाइप कौन सा था? मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो हमारा नेक्स्ट टाइप है सर्कुलर मोशन। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे और इसके अंदर के टॉपिक को कवर अप करेंगे। तो बने रहिए हमारी वीडियो पे, लाइक एंड शेयर जल्दी से कर दीजिए। नाउ स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। हमारा सेकंड टॉपिक है सर्कुलर मोशन। मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशंस। इन द सेंस ये डेफिनेशन हमारी क्या बात की थी, जैसे कि हमारा एक सर्कुलर पाथ है। सर्कुलर पाथ ये हमारा ओरिजिन हो गया, यानी कि वृत्त का केंद्र। वृत्त के केंद्र पे क्या काम करती है? एक वस्तु यानी कि कोई ऑब्जेक्ट गति करती है, कोई गति करती है v वेलोसिटी से, यानी कि v चाल से गति करती है। हम इसको कहते हैं सर्कुलर मोशन। इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है हिंदी में भी। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करती हो तो उसे हम सर्कुलर मोशन कहते हैं, यानी कि वृत्तीय गति कहते हैं। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सर्कुलर मोशन। के अंदर हमारा नेक्स्ट चीज देखने को मिलेगी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं एक समान वृत्तीय गति। अब हमारी एक समान वृत्ति है क्या? एक समान से आप समझ सकते हो, पिछली लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशंस, ठीक है ना। तो हमारा उसी टाइप के अंदर है कि व्हेन अ ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म स्पीड इट इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस। ये डेफिनेशन हमारी कहने चाहते हैं, यदि कोई वस्तु एक वृत्ताकार मार्ग पर समान चाल से घूम रही हो या वो डिस्टेंस को कवर कर रही हो तो हम उसे कहते हैं एक समान वृत्तीय गति। समझ लेते हैं जरा थोड़ा सा। जैसे हमारा एक वृत्ताकार मार्ग है, इसका ओरिजिन हो गया। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये क्या काम करते हैं? सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट यूनिफॉर्म, यानी कि इसकी v क्या है? v क्या है हमारी? कांस्टेंट हो गई। v क्या हमारी कांस्टेंट हो गई, यानी कि जो इसकी चाल है वो क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई, ठीक है ना। इसकी चाल को हमने क्या काम कर दिया? नियत कर दिया। तो यही हमारी क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस, एक समान वृत्तीय गति, ठीक है। और इसके अंदर और पॉइंट क्या देखने को मिलेंगे ना, देन हमारा यही है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो कभी कभार हमसे एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है कि हम एक समान वृत्तीय गति को त्वरित गति भी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं? क्या रीजन है कि जो उसको एक समान वृत्तीय गति को हम त्वरित गति भी कहते हैं? त्वरित गति यानी कि जो उसका ए है, ए में यानी कि त्वरण। तो हमने पीछे पढ़ा था ए क्या था? जब एक्सेलरेशन होगा तो उसका ए में चेंजेस आएगा, यानी कि वेग परिवर्तन को धन को हमने क्या कहा था? त्वरण क्या था, ठीक है ना। अब यानी कि तो एक समान चाल है और जब वेग में परिवर्तन होगा यानी कि v में चेंजेस आएगा। हमने पढ़ा था त्वरण क्या था? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्या? समय अंतराल के अंदर यही पढ़ा था। अब जब एक समान वृत्तीय गति है और ये भी कह रहा है कि एक समान वृत्तीय गति को त्वरित गति भी कहते हैं। त्वरित क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। तो ये कैसे हो सकती है कि एक समान वृत्तीय गति चेंज इन वेलोसिटी भी हो सकती है, यानी कि त्वरित गति भी कह सकते हैं एक समान वृत्ति को ऐसा तौर पर त्वरित गति भी कह सकते हैं, जबकि त्वरित क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। तो हाउ इट इज पॉसिबल, ये कैसे कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट डेफिनेशन लिखिए, उस पर नजर डालते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेशन मोशन, यानी कि प्रत्येक वृत्तीय गति के अंदर त्वरित गति होती है। कैसे? कि क्योंकि प्रत्येक बिंदु के बाद उसकी दिशा में चेंज आ जाता है, यानी कि उसके v में, यानी कि चाल की डायरेक्शन में चेंज आ जा सकता है। देखिए ये क्या हमारा एक सर्कुलर पाथ है। मान लीजिए अब हमारी वस्तु ये जा रही है सीधी, तो क्या हो गया? फिर ये मुड़ेगी तो इसकी v में क्या क्या चेंज। जब ये यहां जाएगी फिर ये यहां से मुड़ेगी तो इसका v यहाँ पे भी क्या हो गया? चेंज। जब ये यहां जाएगी इसके यहाँ पे भी क्या हो गया? चेंज। तो मैं क्या देख रहा हूं? हर एक डायरेक्शन के बाद इसकी v चेंज हो रही है, इसलिए ये कहा गया है कि ये एक एग्जाम्पल है वृत्तीय गति, त्वरित गति भी होती है, ठीक है ना। इसलिए एग्जाम्पल दे रखा है कि एक समान वृत्ति को हम वृत्तीय गति भी कहते हैं। इट्स अ सेट्स ऑफ एग्जाम्पल ऑफ वृत्तीय गति। अब देखिए एक हेडिंग है इसके अंदर, स्पीड इन द केस ऑफ सर्कुलर मोशंस, यानी कि हमसे अगर पूछने लगे कि एक सर्कुलर पाथ की v क्या होगी, यानी कि उसकी चाल क्या होगी, तो हम उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए सपोज अ बॉडी इन अ मूविंग इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, यानी कि कोई वृत्ताकार मार्ग पर एक कण क्या है? गतिशील है। और वृत्ताकार मार्ग की क्या है? ये रेडियस।
यानी कि जिसे हम आर से डिनोट करेंगे। और हमसे पूछ क्या रहा है, इसके अंदर वी पूछ रहा है, वी कि इसकी वी कितनी होगी, वी यानी कि चाल क्या होगी। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा है कि चाल का फॉर्मूला होता है चाल इक्वल्स टू दूरी बटे समय, यानी कि v इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पे वृत्ताकार मार्ग का डिस्टेंस क्या हो गया 2πr, और वो कितने समय में कर रहा है, तो वो t टाइम समय में कर रहा है। तो अगर हमसे पूछने लगता है कि वृत्ताकार मार्ग पर चाल क्या होगी किसी कण की, तो अब इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर देंगे v इक्वल्स टू 2πr अपॉन t। 2 हम एज इट इज लिखेंगे, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, और वो रेडियस हमें गिव इन देगा और वो कुछ समय अंतराल भी देगा, तो हम कैलकुलेट करके v इसका फाइंड कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसे हम कहते हैं हिंदी में अभिकेंद्रीय बल। थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन पे पहले निगाह मान लेते हैं। अ सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ नेट फोर्स दैट एक्ट्स ऑन अ ऑब्जेक्ट टू कीप इट मूविंग along a circular path. A direction of a centripetal acceleration is toward the center of the circular path. ये कहना चाहता है, यानी कि वृत्ताकार मार्ग पर कोई ऑब्जेक्ट हमारा गतिशील है, तो उस पर एक बल कार्य करता है जो कि वृत्त के केंद्र की ओर से करता है, वृत्त की केंद्र की ओर से करता है, उस पर एक बल कार्यरत करता है, उसे हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। कहने के तौर पर जैसे कि मान लीजिए ये कैसे कार्य करता है, मान लीजिए हमारी कोई ऑब्जेक्ट है, ये तो v वेग से आगे जा रही है, तो हम क्या देखते हैं इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो डायरेक्शन चेंज होने के लिए क्या कारण है, क्योंकि इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स कार्य कर रहा है। अब देखिए फिर ये इस तरफ को जाएगा, फिर ये अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देगा, यानी कि अपनी दिशा में परिवर्तन कर देगा भी। तो फिर वो क्यों कारण होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण, अभिकेंद्रीय बल के कारण। अब इस तरफ को जाएगा तो उस पे भी क्या काम करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है हमारा कार्य करेगा एफसी के। तो ये हमारा डेली लाइफ में भी होता है। मान लीजिए सपोज करिए अर्थ है, अर्थ पे अगर मैं कोई कार को चलाऊंगा, तो ये तो है नहीं कि वो सीधे सीधे चली जाएगी ऊपर की तरफ को, वो तो दोबारा क्या काम करेगी, इस तरीके से घूमेगी कार। तो वही जो बल है ना, जो उस पर फोर्स को जनरेट कर रहा है, उसे हम कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, ये तभी अभिकेंद्रीय बल के अंदर हमारा क्वेश्चन भी बन सकता है, जैसे पूछ लेगा कि वो इसका अभिकेंद्रीय बल कितना होगा। अब हमारा अभिकेंद्रीय बल कितना होगा उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए वृत्त के केंद्र से अभिकेंद्रीय बल लग रहा है, तो उसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम r से डिनोट कर देंगे, और इस पे कोई ऑब्जेक्ट होगा जिसको हम m से डिनोट करते हैं, यानी कि बॉडी ऑफ अ मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये v वेग से चलेगी। तो फॉर्मूला हम खुद ही बना देंगे, जैसे कि सेंट्रीपिटल फोर्स कह रहा है जिसे हम एफ सी से बोलते हैं, एफ सी जो है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि अभिकेंद्रीय बल। तो फॉर्मूला बन जाएगा एफ सी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एम क्या है, बॉडी ऑफ मास यानी कि वस्तु का भार, v क्या है यानी कि वेलोसिटी, वो जिस वेग से वो चल रही है। रेडियस का वृत्त की इसको रेडियस कहते हैं, ठीक है ना, वृत्त की त्रिज्या को हम रेडियस कहते हैं, ठीक है ना। एफ सी के सेंट्रीपिटल फोर्स अगर हम कैलकुलेट करना चाहो कर दोगे, बॉडी ऑफ मास दे देगा, v का स्क्वायर कर देना, रेडियस वो देगा, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना, तुम्हारा अभिकेंद्रीय बल निकल कर आ जाएगा। तो ऐसे हम क्वेश्चन करेंगे अभिकेंद्रीय बल के, ठीक है। ऐसा होता है कि जो हमारा अभिकेंद्रीय बल है, ये न्यूमेरिकल के अंदर तो हम एक अभिकेंद्रीय बल निकालते हैं, पर अगर वो डेली लाइफ में एग्जांपल पूछने लगे कि हमारा एक्चुअली में अभिकेंद्रीय बल है क्या, तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे। देखिए मान लीजिए ये सन है, ये हमारा क्या हो गया ऑर्बिट, जिसपे क्या है अर्थ का ऑर्बिट है। तो मैं क्या देखता हूं, ये जो सन के क्या काम करेगा, अर्थ चक्कर लगाएगा एज एग्जाम्पल ऑफ, वैसे जैसे कि एक कार घूम रही है एक वृत्ताकार मार्ग पर, ऐसी है कि जो सन है ये क्या काम जो हमारा सन है अर्थ इसके चक्कर लगाएगा। अब जब अर्थ चक्कर लगाएगा, तो अगर मैं पूछने लगूं कि इसके अंदर अभिकेंद्रीय बल क्या है, तो अगर हम पूछ ले उसका अभिकेंद्रीय बल क्या है, तो अभिकेंद्रीय बल क्या होगा, इन दोनों के बीच में अभिकेंद्रीय बल क्या होगा, जो ये दोनों जो अभिकेंद्रीय बल कर रहे हैं, इन दोनों का अभिकेंद्रीय बल क्या होगा, ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के जरिए तो चक्कर लगा रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं कि एफ सी बराबर है, यानी कि अभिकेंद्रीय बल क्या है, जो इनके बीच का फाइनली में हमें क्या देखना होता है, इनके बीच में एजेंट देखना होता है कि कौन कार्यरत है, मतलब कौन कार्यरत करा रहा है इस अभिकेंद्रीय बल को। तो इन दोनों के बीच में क्या ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि अभिकेंद्रीय बल करा रही है।
और हमारा कुछ और एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि मान लीजिए कोई वो लीजिए, धागा लीजिए, धागे में पत्थर बांध दीजिए, उसे घुमाइए, तो हम क्या देखते हैं कि वो भी तो एक सर्कुलर मार्ग पर क्या काम कर रहे हैं, घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं। तो उन दोनों के बीच में क्या क्या सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, क्या विकेंद्रीय बल होगा? तो उन दोनों के बीच में क्या होगा? टेंशन। टेंशन तो ये होगा इन दोनों के बीच में, जो कि इस अभिकेंद्रीय बल को जनरेट कर रहा होगा, यानी कि टेंशन मींस तनाव। मैं घुमाऊंगा तो मैं अपने हाथ से तनाव लगाऊंगा, तो उस तनाव के जरिए जो वो सेंट्रीपिटल फोर्स उत्पन्न हो रहा है, तो वो क्या होगा? तनाव। देखा, हमें तो एक एजेंट फाइंड करना है ना इनके बीच के अंदर, कि ये कौन करा रहा है इनके बीच में। नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर ही, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल यानी कि अभिकेंद्रीय बल की तरह ही है, पर हम देखते हैं इसके अंदर क्या थोड़ा सा अलग है। अपैरेंट फोर्स इक्वल्स एंड अपोजिट टू द सेंट्रीपिटल फोर्स ड्राइंग our rotational body away from the central of the circular path is called as centrifugal force। यानी कि ये वह बल है जैसे कि किसी वृत्त पर कोई ऑब्जेक्ट कार्यरत है, यानी कि गतिशील है, और गतिशील होने के कारण क्या काम करता, इसके इस अपकेंद्रीय बल के अंदर एक ऐसी प्रवृत्ति होती है जो कि केंद्र से दूर भगाती है ये। और हमारा अभिकेंद्रीय बल क्या था? वो क्या काम का अंदर था कि ऑब्जेक्ट को बनाए रखने की कोशिश करता था सर्कुलर पाथ के अंदर, पर ये उसे दूर करने की कोशिश करती है। इसके अंदर प्रवृत्ति कौन सी होती है? दूर करने के लिए होती है। ये अभिकेंद्रीय बल के बराबर तो होती है, बट ये विपरीत दिशा में होती है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि Fc बराबर है Fg के, बराबर तो है पर विपरीत दिशा के होने के कारण यहाँ पे माइनस का चार्ज लग जाता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम Fg से डिनोट करते हैं। अब इसका हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि कपड़े सुखाने की मशीन, ठीक है ना, वो भी हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे कार्य करती है। और तुम्हारी दूध से मक्खन बनाने की मशीन, वो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम कर रही है। तो ये इसके थोड़े से एग्जांपल है जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर कार्यरत है, ठीक है। हमारा इसका सेकंड टाइप था सर्कुलर मोशन, हमने उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया, जो इसके अंदर टॉपिक थे हमने उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, लेक्चर 3, जिसके अंदर हम रोटेशनल मोशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चैनल पे बने रहिए दोस्तों। अगर आपको मेरी फिजिक्स की वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। हम आगे भी और फिजिक्स के अच्छे अच्छे चैप्टरों को कवर अप करेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।